7 फेरे, पवित्र अग्नि और उम्र भर साथ निभाने का वादा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में इसी पवित्र बंधन की आड़ में एक ऐसा अदृश्य हथियार भी छिपा है जो सिर्फ एक झूठी शिकायत पर हंसते खेलते परिवारों को पल भर में सलाखों के पीछे धकेल सकता है। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन पीनल कोड के सबसे विवादित सेक्शन 498 ए का, जो अभी बीएसए में भी ले लिया गया है और बीएसए के सेक्शन 85, 86 में इसको जगह मिली है। लेकिन क्योंकि आज मैं एक पुराने ऐसे जजमेंट के बारे में बात कर रहा हूं जिसका लेना देना डोमेस्टिक वायलेंस तो है, लेकिन ये जजमेंट 498 ए आईपीसी से रिलेटेड है, जो अभी 85, 86 बीएनएस का पार्ट है। तो बार बार 498 ए ये सेक्शन आता रहेगा, ध्यान रखना है। इसको आप रेफरल सेक्शन बीएनएस के साथ में पढ़ना है, 85, 86 बीएनएस के साथ में। और ये एक जजमेंट है जो घरेलू हिंसा कानून में पुरुषों का पक्ष लेता है। तो लास्ट तक जुड़े रहना है और समझना है अरनेश कुमार गाइडलाइंस को, जिसका लेना देना अरेस्ट से भी है। तो अगर आप आम नागरिक हैं तो आपके लिए ये काम का है केस, अगर आप पुलिस वाले हैं तो आपके लिए तो बहुत काम का है, क्योंकि अरेस्ट के गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। और अगर इन गाइडलाइंस को नहीं माना तो कंटेम्प्ट हो जाएगा। कई सारे पुलिस वालों को जेल हो चुकी है। और अगर आप एडवोकेट हैं तो आपको ये जानना ही चाहिए। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए कानून हमारे देश में बना है जिसका नाम है PWDVA 2005, प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ये मेरे पीएचडी का थीसिस का सब्जेक्ट भी रहा है। इस कानून को बनाया तो गया था कि बेगुनाह महिलाओं को दहेज उत्पीड़न से बचाया जाए, लेकिन जो वक्त के साथ बन गया, निर्दोष पतियों और उनके बूढ़े माता पिता को मानसिक रूप से तबाह करने का एक खौफनाक जरिया। इस कानून के तहत एक दौर ऐसा भी आया था जब किसी जांच के बिना सिर्फ एक एफआईआर के दर्ज होते ही पूरा परिवार मुजरिमों की तरह जेल में ठूंस दिया जाता था। लेकिन फिर साल 2014 में देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक जजमेंट दिया, जिसने पुलिस की इस मनमानी और तानाशाही को जड़ों से हिलाकर रख दिया। एक ऐसा ऐतिहासिक मुकदमा जिसने पहले गिरफ्तार करो फिर जांच करो यानी अरेस्ट फर्स्ट इन्वेस्टिगेट लेटर, इसकी सदियों पुरानी मानसिकता को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आज की इस वीडियो में मैं आपको अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के उस सनसनीखेज कानूनी जंग की पूरी इनसाइड स्टोरी बताने जा रहा हूं, जिसने भारत के हर नागरिक को दी है उसकी सबसे बड़ी स्वतंत्रता की गारंटी, पुलिस अरेस्ट के खिलाफ गारंटी। तो पूरी दास्तान शुरू होती है 2010 की चिलचिलाती गर्मियों में, जब 1 जुलाई 2010 को अरनेश कुमार नाम के एक युवक की शादी श्वेता नाम की महिला से होती है। पूरी रीति रिवाजों का पालन करके ये शादी हुई। शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसा कि विवाहिक घरों में होता है, लेकिन वैवाहिक जीवन यानी मैट्रिमोनियल लाइफ की अशांति बहुत जल्द एक तूफान में बदल गई। शादी के कुछ ही महीनों बाद दोनों के बीच आपसी मनमुटाव और घरेलू विवाद, जिसे डोमेस्टिक डिस्प्यूट कहा जाता है, बढ़ते चले गए। और वे इस कदर बढ़े कि श्वेता ने अपने ससुराल का घर छोड़ दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी आना बाकी था। पत्नी ने सीधे थाने का रुख किया। पति अरनेश कुमार सहित उसके पूरे परिवार के खिलाफ गंभीर और संगीन एफआईआर दर्ज करवा दी। श्वेता का आरोप था कि उसके पति, सास और ससुर ने मिलकर उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया। उसने अपनी शिकायत में दावा किया कि ससुराल वाले उससे 8 लाख रुपए नकद, एक मारुति कार और कीमती सामानों की मांग लगातार कर रहे थे, जिसे डाउरी डिमांड कहा जाता है। और मांग पूरी न होने पर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता रहा। पुलिस ने बिना वक्त गंवाए इस शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 498 ए और दहेज जो निषेध अधिनियम हमारा डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, उसके सेक्शन 4 में मुकदमा दर्ज कर लिया। उस समय जो कानून चल रहा था उसके मुताबिक ये कॉग्निजेबल ऑफेंस था, नॉन बेलेबल ऑफेंस था, जिसका सीधा मतलब था कि पुलिस बिना वारंट के अरनेश और उसके बूढ़े माता पिता को कभी गिरफ्तार कर सकती थी, जेल भेज सकती थी। गिरफ्तारी का यह खौफनाक साया अरनेश के सिर पर मंडराने लगा। अपनी और अपने परिवार की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए अरनेश ने तुरंत दरवाजा खटखटाया अदालत का और अग्रिम जमानत यानी एंटिसिपेटरी बेल के लिए अर्जी लगा दी। किस्मत देखिए, किस्मत ने उसका साथ ही नहीं दिया। पहले निचली अदालत ने और फिर पटना हाईकोर्ट ने भी मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उसकी जो पिटीशन थी जमानत की, उसको खारिज कर दिया। अरनेश के पास अब सारे रास्ते बंद हो चुके थे और जेल की सलाखें बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसने हार नहीं माना। उसने देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखा और 2013 में स्पेशल लीव पिटीशन लेकर पहुंच गया देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के दो सबसे बड़े जज, जस्टिस ऑनरेबल चंद्रमौली कुमार प्रसाद और जस्टिस ऑनरेबल पिनाकी चंद्र घोष की बेंच के सामने पहुंचा,
तो उन्होंने पाया कि यह जंग सिर्फ अवनीश कुमार की नहीं है, ये तो पूरे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली यानी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की एक गंभीर बीमारी का हिस्सा है। जजों ने बेहद तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि 498 ए को महिलाओं के लिए एक कवच यानी शील्ड के रूप में बनाया गया था, लेकिन पत्नियों द्वारा इसे पति और उसके रिश्तेदारों को प्रताड़ित करने वाले एक हथियार यानी वेपन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। कोर्ट ने साफ देखा कि बिना किसी ठोस सबूत के सिर्फ आपसी रंजिश निकालने के लिए पति की शादीशुदा बहनों, बूढ़े दादा दादी और दूर के रिश्तेदारों को भी इस केस में घसीट लिया जाता है, जिससे निर्दोष लोगों की जिंदगी और सामाजिक प्रतिष्ठा पूरी तरह मटियामेट हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मनमानी को रोकने के लिए कानून की व्याख्या को पूरी तरह बदल दिया। कोर्ट ने कहा कि किसी पुलिस अधिकारी के पास गिरफ्तारी की शक्ति यानी पावर टू अरेस्ट होना एक अलग बात है, लेकिन गिरफ्तारी का औचित्य जस्टिफिकेशन ऑफ अरेस्ट साबित करना बिल्कुल अलग बात है। पुलिस सिर्फ इसलिए किसी भी नागरिक को जेल में नहीं डाल सकती क्योंकि कानून ने उसे अधिकार दिया है। इसी के साथ कोर्ट ने एक ऐसा अभूतपूर्व ऐतिहासिक फैसला दे दिया दोस्तों, जिसने पूरे देश की पुलिसिंग व्यवस्था को बदल कर रख दिया, जिसे आज हम कानून की भाषा में अवनीश कुमार गाइडलाइंस कहते हैं। इस हिस्टोरिकल जजमेंट के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य कर दिया कि ऐसे सभी अपराध जिसमें सजा 7 साल या उससे कम है, उसमें पुलिस एफआईआर दर्ज होते ही आरोपी को सीधे गिरफ्तार नहीं करेगी। इसके बजाय पुलिस को दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी के सेक्शन 41 ए, जो कि अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है उसके सेक्शन 35 के तहत प्रोविजन इसमें है, के तहत आरोपी को नोटिस देना जरूरी बताया। नोटिस ऑफ अपीयरेंस कहते हैं इसे। इस नोटिस का सीधा मतलब है कि आरोपी को पुलिस के सामने हाजिर होकर जांच में सहयोग करना होगा और जब तक वह जांच में सहयोग करता रहेगा, उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर किसी बेहद असाधारण परिस्थिति में पुलिस को लगता है कि आरोपी को गिरफ्तार करना जरूरी है, जैसे वो देश छोड़कर भाग जाएगा या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा, टैंपरिंग ऑफ एविडेंस कहते हैं इसे, तो ऐसी दशा में पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के उन ठोस कारणों को अपने केस डायरी में लिखेगा। और इतना ही नहीं, जब पुलिस उस आरोपी को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी, तो मजिस्ट्रेट भी आंखें बंद करके उसे जेल में यानी जुडिशियल कस्टडी में नहीं भेजेगा। मजिस्ट्रेट की यह जिम्मेदारी होगी कि वो पुलिस के कारणों की बारीकी से न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल स्क्रूटनी करे और संतुष्ट न होने पर आरोपी को तुरंत रिहा कर दे। कोर्ट ने इस फैसले को इतना सख्त बनाया कि यदि कोई पुलिस अधिकारी या मैजिस्ट्रेट इन गाइडलाइंस का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसे न केवल विभागीय जांच का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि उस पर सीधे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मुकदमा चलाया जा रहा है। उसे अपनी नौकरी भी हाथ से धोनी पड़ रही है। कई सारे केस हमने देखे हैं। इस एक फैसले ने भारत में वैवाहिक विवाद यानी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में होने वाली अंधाधुंध और मनमानी गिरफ्तारियों पर हमेशा के लिए ब्रेक लगा दिया। अवनीश कुमार बनाम बिहार राज्य का यह मुकदमा आज भी देश की हर अदालत और हर पुलिस थाने के लिए एक गाइडलाइन मार्गदर्शक सिद्धांत है, जो यह साबित करता है कि न्याय की तराजू में किसी भी बेगुनाह की व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी पर्सनल लिबर्टी की कीमत किसी भी झूठे आरोप से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। उम्मीद करता हूं प्यारे साथियों कि आज के इस वीडियो में मैं सक्षम हुआ होऊंगा आपको अवनीश कुमार गाइडलाइंस को समझाने, मामला क्या था ये बताने और आपके कुछ अधिकारों को आप तक पहुंचाने में आसान और कम शब्दों में। अगर आप किसी और मामले के बारे में ऐसे ही विस्तार से जानना समझना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना खूब ख्याल रखिए, क्योंकि आपका होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जुड़े रहिए। नमस्कार। जय हिंद।